हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी अड्डा। दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ पे क्लास 12 का मैथ्स चैप्टर 1 से शुरू कर रहे हैं, तो आज उस कड़ी में आपका पहला चैप्टर शुरू होता है रिलेशंस एंड फंक्शंस। काफ़ी बच्चों को परेशानी होती है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन अब नहीं होगी। आज की जो क्लास होगी उसमें जो भी हमारा क्लास 11th का बेसिक जो लगेगा इस चैप्टर के अंदर वो हम क्लियर करेंगे। तो आज की क्लास में हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ बेसिक समझेंगे। तो दोस्तों चलिए पहले हम बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। रिलेशन फंक्शंस को समझने से पहले हमें इनके जो बेसिक हैं, जो बेसिक टर्म्स हैं जो यूज़ होंगे वो हमें समझने पड़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए सफ़र की, है ना। हम आप के साथ सफ़र में बने रहेंगे, हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। बस आप ईमानदारी से ये वीडियो देखते रहना, कोई डाउट है तो पूछते रहना, और मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन और फंक्शन चैप्टर को पढ़ने से पहले, ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो चैप्टर का नाम है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन, ठीक है। हम किसको पढ़ेंगे? रिलेशन को। तो रिलेशन की आज मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है। आज मैं आपको पहले रिलेशन, अभी जैसे मैं बता दूं, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब सर ये क्या है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, उसका सबसेट जो होगा वही रिलेशन होगा। तो नहीं चीज़ें समझ में आएंगी ना, इसलिए जो है पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपको ना सेट क्या होता है ये पता होना चाहिए। सेट क्या होता है? सेट जो होता है वो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब आपका जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। सर कैसे? वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि अगर आप उसको किसी भी इंसान से पूछोगे तो हर एक इंसान जो है वो सेम आंसर देने वाला है। जैसे अगर मैं किसी से पूछूंगा कि 10 से छोटी नेचुरल नंबर्स बताओ, तो चाहे आप अमेरिका के इंसान से पूछोगे, भारत के आदमी से पूछोगे, या फिर आप श्रीलंका या पाकिस्तान चले जाओ, ठीक है, पाकिस्तान मत जाओ, वहाँ पता नहीं पता हो कि ना पता हो, आप कहीं पे भी दुनिया में चले जाओ, तो वो हमेशा 10 से छोटे नंबर, नेचुरल नंबर आपको 1 से लेकर के 9 तक गिना देगा। तो ये एक वेल डिफाइन है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि भाई 10 सबसे खतरनाक जानवरों के नाम बताओ, तो ऐसा कहीं किसी किताब में लिखा हुआ कि ये सबसे 10 दुनिया के खतरनाक? मैं तो कहता हूँ कि सबसे खतरनाक चींटी होता है, वो तो हाथी को मार देता है। मतलब आप अगर 10 लोगों से पूछोगे कि 10 खतरनाक लोगों से 10 लोगों को खड़ा कर दो लाइन में, और मैं कहूँ कि भाई एक काम करो 10 खतरनाक जानवर के नाम से बताओ, तो हो सकता है कि कुछ के मैच कर जाएं, लेकिन सबके आंसर सेम नहीं होंगे। लेकिन अगर उन्हीं 10 लोगों से कहोगे भाई एक काम करो तुम 10 से छोटी इवन नंबर्स बताओ, तो सबके आंसर क्या आएंगे? कहेंगे 2, 4, 6, 8, सबके सेम आंसर आएंगे ना। तो ये वेल डिफाइन है। लेकिन 10 सबसे डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, वो वेल डिफाइन नहीं है, ठीक है। या कहते 10 बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, तो किसी का फेवरेट अगर कोहली है तो किसी का कुछ और होगा, जो जिसका फेवरेट होगा वो बता देगा, लेकिन सबका जो कॉमन आंसर होगा वो कॉमन नहीं होगा। तो ये होता है आपकी सेट की डिफिनीशन। जैसे यहाँ पे मैंने सेट जो है हमेशा वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होगा। जैसे मान लो एक सेट है ए, ठीक है, नेचुरल नंबर्स का जो कि लेस देन 10 है, तो 1, 2, 3 ... 9 तक के आ जाएंगे। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब उसके बाद इसमें जो दूसरा टॉपिक आता है वो होता है आपका सबसेट।
सबसेट क्या होता है? सबसेट क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक सेट ए है ना, 1 2 3 4 5, और एक सेट है बी 3 4 और 5। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो बी के जो सारे के सारे एलिमेंट हैं वो ए के अंदर पाए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बी जो है वो क्या है, ए का सबसेट है। तो जब किसी भी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में पाए जाएं तो वो सेट जो होता है उसका क्या होता है, सबसेट होता है। तो बी जो है वो ए का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। ए बी का सबसेट नहीं है, बी जो है वो ए का सबसेट है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तीसरी चीज़ आपको पढ़नी है डोमेन। डोमेन क्या होता है? चौथी चीज़ पढ़नी है कोडोमेन सर क्या होता है? और पांचवी चीज़ पढ़नी है रेंज क्या होती है। ठीक है, अब ये जो डोमेन है, कोडोमेन है और रेंज है, इसको हम एक फिगर से समझाते हैं। पहले हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे। सपोज दैट ये हमारे पास कोई एक मशीन है, यहाँ से हम कोई चीज़ इनपुट कराएंगे और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, उसका आउटपुट मिलेगा। यहाँ से इन होगा और यहाँ से क्या होगा, आउट होगा। ये एक मशीन है। तो इस मशीन के अंदर जो चीज़ हम इन करा रहे हैं, जो चीज़ हम इसमें डाल रहे हैं, वो हमारा हो गया डोमेन। और ये जो मशीन है उसको क्या करके, है ना, इसके अंदर मैकेनिज़्म होगा। ठीक है, यहाँ से फिर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिल जाएगा। तो जो आउटपुट में हमें मिलता है उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। अब ये जो डोमेन और रेंज होती है ये हम किसकी निकालते हैं, फंक्शंस की निकालते हैं। ठीक, देखो ध्यान समझो, रिलेशन एंड फंक्शन जो है वो पूरी कैलकुलस का, खास करके एक फंक्शन, वो पूरी कैलकुलस की जड़ है। अगर आपको फंक्शन नहीं समझ में आया तो फिर आपको कैलकुलस अच्छे से समझ नहीं आएगी। फंक्शन हो गया और ग्राफ्स, इन पे आपको थोड़ा सा बढ़िया से जो स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए कि अगर मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है तो वो दिमाग में होना चाहिए कैसे बनता है, साइन एक्स का ग्राफ आपको दिमाग में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोलूँ कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2, सपोज दैट, इस फंक्शन के अंदर जो हम वैल्यू इनपुट कराएंगे वो हमारी क्या हो जाएंगी, डोमेन। सपोज दैट इसमें हम रियल नंबर इनपुट करा रहे हैं तो हमारा डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। तो आउटपुट इसका क्या हो गया, रियल नंबर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आउटपुट इसका क्या हो जाएगा, रियल नंबर। तो जो हम इनपुट करवाते हैं उसको डोमेन बोलते हैं। किस में इनपुट कराएंगे, फंक्शंस के अंदर। जो हम फंक्शन में वैल्यू इनपुट करवाते हैं वो होती है डोमेन, और जो हमें आउटपुट में मिलता है वो होता है रेंज। कोडोमेन क्या होता है सर, पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेंज। रेंज की जो है पॉसिबल वैल्यू। सपोज दैट यहाँ पे एक सेट ए है, इसके अंदर मान लो जैसे मैं 1 2 3 4 इनपुट करा रहा हूँ, और एक सेट बी है 1 2 3 4 5 6। अगर मैं ए का इनपुट करा रहा हूँ उसमें, तो अगर जैसे मैं 1 यहाँ पे इनपुट करा, यहाँ पे 1 इनपुट करूँगा तो 3 आ जाएगा, 2 इनपुट करूँगा तो 4 आ जाएगा, 3 इनपुट करूँगा तो 5 आ जाएगा, 4 इनपुट करूँगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 4 तक ही है। तो क्या आ जा रहा है, 3 4 5 और 6। तो ये जो हमारा एक नया सेट बना सी, क्या बना, 3 4 5 6। ये हमें एक्चुअल में मिला ना, ये हमें एक्चुअल में मिला। हमने क्या इनपुट कराया, सेट ए के एलिमेंट्स इनपुट कराए। तो हमें ये जो 3 4 5 6 है ये कहाँ से मिल रहे हैं, ये हमें मिल रहे हैं सेट बी के एलिमेंट्स, सेट बी से मिल रहे हैं। तो जो सेट बी हो गया ये हो गया कोडोमेन, और इसमें जो रियल वैल्यूज़ आ जा रही वो हो गई रेंज। तो ये जो रियल में हमें आउटपुट मिला है इनका अगर एक अलग से सेट बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेंज। फिर से बता रहा हूँ, डोमेन क्या होता है, जो वैल्यू हम फंक्शंस के अंदर इनपुट करवाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं ये फिगर बना के दिखाया कि भाई ये एक मशीन है, इसमें एक अपना एक मैकेनिज़्म होता है, यहाँ पे तुम कुछ इनपुट करोगे तो तुम्हें आउटपुट में कुछ मिलेगा। तो जो हम इसमें इनपुट कराते हैं, जो चीज़ इसमें डाल रहे हैं वो हो गया हमारा डोमेन, और जो हमें मिल रहा है आउटपुट में वो हो गया हमारा रेंज।
फिर से बता देता हूँ, डोमेन क्या होता है, किसका डोमेन और रेंज हमें निकालना रहेगा, फंक्शन का। तो फंक्शन के अंदर कोई भी फंक्शन है उसमें जो वैल्यू हम इनपुट कराएं, और ध्यान रखे रहना जो वैल्यू आप इनपुट करा रहे हो उस पर फंक्शन डिफाइंड भी होना चाहिए। ध्यान रखे रहना इस चीज़ को, ऐसा नहीं कुछ भी इनपुट करवा दे रहा हूँ भाई। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम्हारे पास, एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x-1 है। अगर एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x-1 है, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 इनपुट करूँ तो यहाँ पे क्या ये फंक्शन डिफाइन होगा? नहीं होगा। बात समझ में आ रही? तो 1 इसका जो है डोमेन नहीं होगा। आप फंक्शन के अंदर जो वैल्यू इनपुट कराओ, जो वैल्यू आप इनपुट करा तो इनपुट कराने, जैसे मान लो यहाँ पे हम 1 इनपुट कराए तो 1 पे फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो वैल्यू आप इनपुट करवा रहे हो उस पर फंक्शन आपका डिफाइन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी, है ना, ये चीज़ हमें ध्यान देनी होती है। तो फंक्शन के अंदर जो वैल्यू हम इनपुट करवाते हैं और उस जो वैल्यू हम इनपुट करा रहे हैं उस पर फंक्शन अगर डिफाइन है तो वो हो जाएगा उसका डोमेन, और आउटपुट में जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा रेंज, और जो पॉसिबल आउटपुट होता है वो होता है कोडोमेन। आई थिंक कि आपको क्लैरिटी हो गई होगी, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये बेसिक क्लास है, इसमें हम बेसिक सीखने वाले हैं। सेट समझ में आ गया क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। सबसेट क्या होता है? जब किसी एक सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर पाए जाते हैं तो वो सेट, उस सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। एग्जांपल लिखा हुआ बी के सारे एलिमेंट ए में है तो बी जो है वो ए का सबसेट हो गया। ठीक है, ये सब टर्म यूज़ होंगे, हमको पता है कि आप लोग 11th क्लास में कितना पढ़ें, इसलिए मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ। जैसे मेरे पास कोई बच्चा आता है ना, बोला सर मेरा 11th उड़ गया, भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं संभाल लूँगा। डोमेन क्या होता है? जो हम वैल्यू फंक्शन के अंदर इनपुट करवाते हैं और उस पर अगर फंक्शन डिफाइन है तो जो वो उस वैल्यू को हम क्या बोलने वाले हैं? डोमेन। सेट ऑफ दैट एलिमेंट ऑन विच द फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, एंड रेंज क्या होती है? जो आउटपुट वैल्यू आ रही है उनका जो सेट होगा वो हो गया रेंज। कोडोमेन क्या होगा? पॉसिबल आउटपुट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोडोमेन। अब एक यहाँ पे आज की क्लास का एक लास्ट टॉपिक जो है वो है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, फिर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, अब हम उस नेक्स्ट लेक्चर में वी आर एलिजिबल टू नो द डिफिनीशन ऑफ रिलेशन। अदरवाइज आप अभी तक एलिजिबल ही नहीं थे कि क्या आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकालना आता, आपको सबसेट नहीं पता, आपको डोमेन नहीं पता, कोडोमेन नहीं पता। सपोज दैट हमारे पास एक सेट ए है, उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और एक सेट बी है, उसके एलिमेंट हैं 1 2 और 3। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो निकालते हैं ए क्रॉस बी, इसको ऐसे लिखते हैं, इसका ये होता है ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो इसमें करते क्या है, ए का 1 के साथ पेयर बना कर रख देंगे ए कामा 1, ए का 2 के साथ पेयर बना के रख देंगे ए कामा 2, ए का 3 के साथ पेयर बना कर रख देंगे ए कामा 3। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। फिर इसी तरह बी को उठाएंगे, बी को हम जो है 1 के साथ पेयर बना के रख देंगे बी कामा 1, फिर बी को 2 के साथ पेयर बना के रख देंगे बी कामा 2, फिर बी कामा 3। ठीक है, फिर सी का 1 के साथ पेयर बना कर रख देंगे सी कामा 1, फिर सी कामा 2 और सी कामा 3। तो इस तरह से आपका निकलता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आई थिंक कि आपको इतना समझ में आया होगा। आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। इसके बाद जो कल वाली क्लास आएगी उसमें हम प्रॉपर रिलेशन की बात कर रहे होंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात कर रहे होंगे, और NCERT का हर एक क्वेश्चन में फिर एग्जाम्पल्स के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। हर एक क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे अच्छे से विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, और इस वीडियो को देखने के बाद ही कोई और एक जो स्ट्रेटजी वीडियो है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।